मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी को देखते हैं जहाँ पर आए हुए जी के फ्रेंड्स सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये बर्थडे पार्टी एकदम शानदार बर्थडे पार्टी है। मैं अपनी पूरी लाइफ में भी स्काई पैलेस होटल में बर्थडे पार्टी देने का नहीं सोच सकता क्योंकि यहाँ की हर एक चीज़ें कितनी एक्सपेंसिव है लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा लग्जरियस भी। यहाँ पर जी भी बड़ा मुस्कुरा रहा होता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को बता रहा था मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सारी अरेंजमेंट्स मिया ने। लेकिन इतना बोलती यहाँ पर आ जाती है जेनी जहाँ पर वो किम को बोलने लगती है कि लास्ट टाइम के जैसे इस बार भी मैंने तुम्हारे अकॉर्डिंग इस पूरे के पूरे होटल को बुक कर लिया है और यहाँ की वाइन्स सारी चीज़ें तुम्हारी फेवरेट के अकॉर्डिंग आई हुई है ताकि तुम लास्ट टाइम की तरह इस टाइम भी सारी चीज़ें एंजॉय कर पाओ। जी यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर वो मिया को इशारे करता है एक वाइन का ग्लास लाने के लिए लेकिन ये इशारा कुछ ज़्यादा ही ईविल इशारा होता है। फिर यहाँ पर मिया जेनी के लिए वाइन लेकर आ जाती है जहाँ पर सभी लोग उसके बर्थडे पार्टी का टॉस करते हैं और फिर बाद में सभी लोग वाइन पीते हैं। यहाँ पर जेनी को वो वाइन पीने के बाद थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगने लगता है उसका टेस्ट। एंड यहाँ पर अचानक से जेनी को चक्कर भी आने लगता है जहाँ पर जी ये सारी चीज़ें नोटिस करता है। तो फिर यहाँ पर जी बोलता है कि मैं इसे लेकर ऊपर जाता हूँ। मिया यहाँ पर मुंह बनाने लगती है और कहती है कि जब देखो तब पूरे के पूरे इवेंट का अटेंशन पाने की कोशिश करती है। साथ साथ यहाँ पर जी के दो फ्रेंड्स भी होते हैं जो कहते हैं कि चलो हम भी तुम्हारी मदद करने के लिए आते हैं। एंड वो सभी लोग जेनी को लेकर एक रूम में चली जाते हैं जहाँ पर जेनी बेड पर होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है क्योंकि उसके सर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया होता है। यहाँ पे वो उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम डॉक्टर को क्यों नहीं बुला रहे हो। जी यहाँ पर अपने दोनों फ्रेंड की ओर इशारा करता है जहाँ पे उसके दोनों फ्रेंड जेनी के ऊपर आ जाते हैं एंड उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगते हैं। जेनी यहाँ पर हेल्प मांगी जा रही थी लेकिन जी और मिया खड़े खड़े बस सारा तमाशा देख रहे थे और हंसे जा रहे थे जैसे कि उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर जेनी उसे बोलने लगती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो लेकिन यहाँ पर एक लड़की को गुस्सा आ जाता है तो यहाँ पर वो जेनी को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम तो मेरे फ्रेंड जी को डिजर्व ही नहीं करती हो बल्कि तुम जैसे हमें मस्तीखोर लड़कों को डिजर्व करती हो। इतना बोलते वापस से वो लोग उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगते हैं। इस बार जेनी यहाँ पर उन्हें धक्का मार देती है। फिर बाद में अजीज से बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरे साथ ऐसा मत करो, आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है जो तुम मुझे ऐसा सबक दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर जी तो जेनी की एक बात भी नहीं सुनता। जेनी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने भी लगती है ये अनजान होते हुए कि उसने क्या गलती की है। यहाँ पर जी उसे माफ़ करने की बजाय और उसके सुनने की बजाय अपना फ़ोन का रिकॉर्डिंग ऑन करता है और अपने फ्रेंड्स को थमा देता है और जेनी से कहता है कि तुम एंजॉय करना। इतना बोलकर वो लोग बाहर निकल जाते हैं जहाँ पर उसके दोनों फ्रेंड्स उसके साथ में कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्ती करने लगते हैं। बाद में यहाँ पर जी और मिया बाहर वेट कर रहे होते हैं। दोनों फ्रेंड्स आकर उन्हें फ़ोन देते हैं और कहते हैं कि हमने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली है। जी भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग को देखकर बड़ा खुश होता है और कहने लगता है कि जितने पैसे हैं वो तुम्हारे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और पैसे आते ही चाइना से कुछ दिनों के लिए दफा हो जाना। और उनके यहाँ से जाने के बाद जी और मिया रूम में आ जाते हैं जहाँ पर जेनी उसे पूछने लगती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। जी उसे बोलने लगता है कि देखो कंपनी के जो शेयर्स है वो तुमने मेरे नाम पर कर दिए हैं तब तुम्हारी क्या ज़रूरत है मेरे पास में। जेनी यहाँ पर बोलने लगती है तो इसका मतलब ये है कि तुमने स्टार्टिंग से मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए अप्रोच किया था कॉलेज टाइम से ही। जी यहाँ पर कहना था कि हाँ तुम मुझे सही समझ रही हो वरना पैसे नहीं होते तो मैं तुम जैसी लड़की को भाव भी क्यों देता। जेनी यहाँ पर कहने लगती है कि कम से कम तुम्हें इतने साल में तुम्हारे साथ रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, अपनी कंपनी के शेयर्स तुम्हें दे दिए ताकि ओनरशिप तुम्हारे नाम पर आ जाए। तुम्हें ज़रा सा भी मेरा ट्रस्ट और मेरा प्यार नजर नहीं आता है। जी यहाँ पर बस हंसता रह जाता है। जेनी उसे गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगती है कि पैसे ही चाहिए थे ना वो तो दे दिए, शेयर्स चाहिए थे वो भी दे दिए, तो ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी, मुझे बोलते मैं खुद ब खुद यहाँ से चली जाती। जी बोलने लगता है कि अगर मैं तुम्हें जाने बोलता तो तुम्हें क्या लगता है वो कंपनी की ओनरशिप मुझे मिल जाती। ओनरशिप पाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ता, इसलिए मैंने बस एक डर्टी प्ले किया है जहाँ पर लोगों को लगेगा कि तुम जैसी लड़की तो जिंदा रहने के भी काबिल नहीं है और वह सारी चीज़ें मेरे नाम पर आ जाएंगी। जेनी को गुस्सा आता है, वो उसको मारने जा रही थी लेकिन जी हट जाता है जहाँ पर जेनी खुद ब खुद नीचे गिर जाती है और उसके बॉडी में कुछ ज़्यादा ही पेन होने लग जाता है। मिया और जी दोनों के दोनों यहाँ पर खड़े होकर बस हंसे ही
ही जा रहे थे। फिर बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर जेनी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और तंग हो जाती है। तो फिर वो चाकू उठा लेती है एंड खुद की जान यहाँ पर ले लेती है। इतने में यहाँ पर किम भागते हुए उसकी जान बचाने के लिए आता है। जेनी यहाँ पर मन में कहने लगती है कि अगर आफ्टर लाइफ होगी या फिर मुझे एक और बार जन्म मिलेगा तो डैड, मैं आपकी साइड से आपको रीपे कर कर रहूँगी और आपसे माफ़ी भी मांगूंगी। जैसे यहाँ पर किम माता जेनी उसे बोलने लगती है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शादी करूँगी। किम कहता है कि ये सारी बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें बचा कर रहूँगा। मन में यहाँ पर जेनी बोलने लगती है कि मेरे डैड ने मेरी शादी किम के साथ में फिक्स करवाई थी, लेकिन मैं ही वो पागल इंसान थी जो मेरे डैड के अगेंस्ट गई, उनके साथ झगड़ा किया ताकि मैं जी के साथ समय बिता सकूं और उसके साथ शादी कर सकूं। यहाँ पर बाद में जेनी किम को बोलने लगती है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं तुम्हें पूरा वैल्यू करूँगी और मैं तुम्हें वो हक देकर रहूँगी जो तुम डिजर्व करते हो। इतना बोलती यहाँ पर उसकी सांसें रुक जाती है, जहाँ पर जेनी इस दुनिया को छोड़कर चली गई होती है एंड किम बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है। दोस्त हम यहाँ पर वापस से जेनी को देखते हैं जो कि ऑफिस में होती है एंड मिया को उसने कॉफ़ी दिया होता है, लेकिन मिया यहाँ पर जानबूझकर कॉफ़ी को गिरा देती है। साथ साथ जेनी को भी और चिल्ला कर बोलने लगती है कि इतना गर्म चाय तुमने मुझे किस तरीके से दिया और मेरा तो पूरा हाथ ही जल गया है। यहाँ पर जैसे जेनी की तकरार होती है उस टेबल से, उसे धीरे धीरे कुछ याद आने लगता है, जहाँ पर वो खुद को देखती है और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है एंड वो वही सीन होता है जहाँ पर जी के फ्रेंड्स उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। जेनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या चल रहा है। दूसरा हम यहाँ पर जी को देखते हैं तो जेनी की फिक्र करने के बदले मिया के पास उसके हाथों पर फूंक मारने चला जाता है। दूसरा यहाँ पर जेनी को सब कुछ याद आ जाता है, तब उसे समझ आता है कि उसका एक बार फिर से रीबर्थ हुआ है, जहाँ पर वो इस रीबर्थ को ज़ाया नहीं करने वाली है और अपना रिवेंज लेकर ही रहेगी। जी यहाँ पर चिल्लाकर जेनी को बोलता है बैठे बैठे नीचे फ्लोरिंग को क्या देख रहे हो, जाओ और जाकर मिया के लिए टोस्टी कॉफ़ी बना के लाओ। और जेनी यहाँ पर खड़ी होकर जी को बोलने लगती है कि तुम क्या थोड़े से ब्लाइंड हो, तुम्हें नजर नहीं आता। उससे मुझे धक्का मारा और मेरे पैरों को भी इतनी गरम गरम कॉफ़ी गिरी है, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे चोट नहीं लगी होगी। जी उसे बोलने लगता है कि नाटक करना बंद करो, इतनी गर्म कॉफ़ी भी नहीं थी जो तुम जलकर राख हो चुकी हो, जब देखो तब अटेंशन पाने की कोशिश क्यों करती रहती हो। साथ साथ यहाँ पर स्टाफ भी होते जो कि जेनी को ही ब्लेम कर रहे थे एंड मिया यहाँ पर अच्छा बनने का नाटक करना शुरू कर देती है और कहते कि जी जाने दो ना, मेरी गलती है, मेरे हाथ से उतना गर्म कॉफ़ी का कप जो छूट गया है। जी बोलता है कि उसकी बातों में बताओ, ये तो बस तुम्हें दोषी ठहराएगी, लेकिन तुम्हें तो जल गया होगा, तुम टेंशन मत लो। फिर यहाँ पर वो जेनी को बोलता है कि अभी की अभी मियाँ से माफ़ी मांगो और तो जाकर उसके लिए दूसरा कॉफ़ी भी बना कर लेकर आओ। जेनी बोलते कि माफ़ी, ठीक है रुको, मैं अभी उससे माफ़ी मांगती हूँ। जेनी यहाँ पर जाकर दूसरा कॉफ़ी लेकर आती है और बोलते कि ठीक है मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ और वो ज़ोर से उसके पूरे के पूरे बॉडी पर वो कॉफ़ी फेंक देती है, जहाँ पर सभी ऑफिस के स्टाफ भी खुद ब खुद शॉक हो जाते हैं। जी कहता है कि पागल हो गई हो क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कर रही हो। जेनी बोलते कि हाँ मैंने उसके ऊपर कॉफ़ी गिराई, इस चीज़ के बारे में मैंने तो पहले से उसे माफ़ी मांग ली थी। जी उसे बोलने लगता है कि अगर मियाँ को कुछ भी हुआ ना तो तुम देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जेनी बोलने लगती है कि हाँ अब उसके ऊपर कॉफ़ी गिरा तो बराबर से नज़र आ रहा है, जब मुझ पर कॉफ़ी गिरा था तब तो तुम्हें नजर नहीं आ रहा था ना, और ऐसे भी इतनी गर्म कॉफ़ी भी नहीं फेंकी है जो वो जल के राख हो जाए। जी यहाँ पर उसे बोलने लगता है मुझे पता है तुम ये जानबूझकर कर रही हो ताकि तुम मेरा अटेंशन गेन कर पाओ, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ इन सभी हरकतों से मैं तुम्हें प्यार नहीं बल्कि और भी ज़्यादा हेट करता जा रहा हूँ। एंड यहाँ पर वो जेनी को सुनाने लगता है। फिर बाद में मियाँ यहाँ पर अच्छी बनने का नाटक करने लगती है और बोलती कि जी जाने देना, एक्चुअली तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो, इस वजह से जेनी को जेलस फील होता होगा। मैं समझ सकती हूँ कि वो कैसा फील कर रही है। जी यहाँ पर बाद में जेनी को बोलता है कि देखा इतना सब होने के बाद भी वो तुम्हारा ही साथ ले रही है और तुम जब देखो तब मियाँ को दोषी ठहराती रहती हो, तुम्हारे साथ तो रहना भी बुरा है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ बोलने लगती है कि जाने दो, ऐसी तुम्हें पता है ये ड्रेस मैंने मेरे लास्ट बर्थडे पर दी थी, वो भी 30,000 पे कर जो कि पूरी की पूरी अब ख़राब हो चुकी है। जेनी यहाँ पर मियाँ को बोलती है कि नाटक करना बंद करो, ड्रेस और 30,000 की, चलो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ड्रेस 30,000 की है तो तुम मेरी ड्रेस के प्राइस का अंदाज़ा भी लगा सकती हो क्या, वो कितने की होगी। इसके बाद में यहाँ पर एक एम्प्लॉय होती है जो कि बोलने लगती है कि तुम्हारी ड्रेस वो भी मियाँ मैडम से ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, कौन से सपनों में जी
जी रहे हो तुम। अगर तुम्हारा ड्रेस, तुम्हारे शूज़, तुम्हारा ईयरिंग्स, तुम्हारा मेकअप, इन सारी चीज़ों की भी हम मिलाकर जोड़ ले तो फिर तुम उनके शूज़ के एक्सपेंस के बराबर भी नहीं इक्वलाइज कर पाओगी। दूसरा यहाँ पर एक और स्टाफ होती है जो कहने लगती है कि तुम्हें तो जी का उपकार समझकर ले लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मॉम उससे घर की नौकरानी है और तो और जी ने कॉलेज से लेकर अब तक तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस पे किए, साथ साथ तुम्हारे स्कूल के फीस भी। तो तुम्हें उस पर थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि उसे इस तरीके से चिल्लाना चाहिए। पर जेनी बोलने ही वाली थी, सर्वेंट और मेरी मॉम। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है उससे बात करने के लिए, ताकि जी की पोल ना खुल पाए। और वो जेनी को बोलने लगता है कि आखिर तुम कितना बोलती रहोगी, तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है और ऑफिस का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। और रही बात इन तुम्हारी छोटी छोटी हरकतों की, अगर तुमने वापस ऐसा कुछ किया तो याद रखना ना, मैं 1 मंथ तक तुमसे बात नहीं करूँगा। जेनी यहाँ पर हंसते हुए बोलती है, 1 मंथ, 1 साल तक बात मत करो ना, अगर इतनी हिम्मत है तो। जी उसे बोलने लगता है कि लगता है तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। लेकिन इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है जो कहने लगती है कि तुम भी क्या इस मेड जैसी लड़की से अपना मूड खराब कर जाए हो। ऐसे भी तुम्हें याद है ना, आज तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अपने घर पर लेकर जाओगे, तो क्या मैं यहाँ पर अपने सारे कलीग्स को घर पर इनवाइट कर सकती हूँ। जी को यहाँ पर डर लगने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर उसके कलीग से बोलने लगते कि हाँ, मैंने सुना है तुम्हारा घर बहुत बड़ा है और तो और उस पूरे एरिया में सबसे एक्सपेंसिव भी तुम्हारा घर ही है, तो क्या हम तुम्हारे घर को देख सकते हैं प्लीज़। यहाँ पर जो जेनी होती है वो उन सभी की सारी बातें सुन रही थी और जी से पूछने लगती है कि क्या तुम सच में इन सभी लोगों को अपने बंगलों में लेकर जाने वाले हो क्या। यहाँ पर बाद में वो कलीग्स बोलना चालू कर देते हैं कि लगता है तुम्हें बहुत जेलस फील हो रहा है, ऐसे भी तुम शायद उस बंगलों में ही रहती रहोगी ना, क्योंकि तुम्हारी मॉम वहाँ की सर्वेंट जो है। और यही फ़र्क है हाई क्लास लोगों में और लो क्लास लोगों में। तुम जैसे लो क्लास लोग जब देखो तब जेलस फील करते रहते हो और हाई क्लास वालों को नीचा दिखाते रहते हो। फिर बाद में यहाँ पर जेनी जी की ओर देखकर बोलने लगती है कि हाँ, लो क्लास वाले लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। जी यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि ज़्यादा बातें करना बंद करो, अगर तुमने मुझे और गुस्सा दिलाया है ना तो सचमुच मैं तुम्हें छोड़ कर चला जाऊँगा। इसके बाद में अगर तुम नील डाउन कर माफ़ी भी कर लोगी तो फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला। अब चुपचाप जाओ और जाकर मेरे लिए 2 गाड़ियों को भिजवाओ। एंड यहाँ पर जी सभी कलीग्स को बोलने लगता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, नीचे गाड़ियाँ वेट कर रही है तो आप लोग जा सकते हो। दूसरा वो मियाँ को यहाँ पर चेंज करने के लिए भेज देता है और सभी से कहता है कि आज तुम सभी लोग मेरे घर पर जाओगे, जहाँ पर मैं तुम्हें बहुत अच्छा मील खिलाऊंगा, साथ साथ ड्रिंक भी, और सारी चीज़ें मुझ पर होंगी। सभी लोग यहाँ पर जी को चीयर भी करने लगते हैं। और तो और जेनी यहाँ पर मन में बोल रही होती है कि बहुत अच्छा मौका ढूंढा है जी ने, मेरे घर का इस्तेमाल कर कर, मेरे लोगों का इस्तेमाल कर कर अपनी माशूका मियाँ को इम्प्रेस करने का। मैं भी देखती हूँ कि ये कहाँ तक झूठ बोल सकता है। दूसरा यहाँ पर जेनी नीचे जाकर कार में बैठ जाती है और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए बोलती है। ड्राइवर कहने लगता है लेकिन मास्टर तो अभी तक आए नहीं है, यानी कि जी अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। जेनी बोलती कि मास्टर तुम तो उसके डैड हो, तुम उसी के मास्टर बुला रहे हो, और ऐसे भी ये गाड़ी मेरी है, तुम मेरे ड्राइवर हो। डैड ने तुम्हें मेरा काम करने के लिए यहाँ पर रखा है, ना कि अपने बेटे को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने के लिए। यहाँ पर वो अंकल बोलने लगते कि क्या तुम दोनों का वापस से झगड़ा हो गया, इस वजह से तुम ऐसा बिहेव कर रही हो बेटा। और तुम्हें पता ही है कि मेरा जी कितना भोला भाला है, वो बचपन से डिसेंट बच्चा बनते आ रहा है, लेकिन आपको तो एंगर इश्यूज है जो आपको कम कर देने चाहिए, वरना मेरे बेटे जी को ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं अभी से तुम्हें बता रहा हूँ। जेनी यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम क्या मेरे बाप लगते हो जो तुम मुझे ये सारी चीज़ें सुना रहे हो। तुम मेरे एक ड्राइवर हो, एक सर्वेंट हो, तो तुम मुझे अगर लेक्चर ना दो तो ही बेहतर होगा। यहाँ पर वो अंकल मन में बोलने लगता है कि आज तो कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, ऐसे तो नॉर्मली नहीं रहा करती है। कोई बात नहीं, जी को आ जाने दो, उसके बाद मैं मिलकर इसे सबक सिखाऊंगा। इतने में यहाँ पर जी मियाँ और सभी कलीग्स के साथ में उस कार की ओर आ जाता है। एंड सभी कलीग्स यहाँ पर बात करने लगते हैं कि ज़रा जेनी को तो देखो कितनी बेशर्म है वो, उसे समझ ही नहीं आता कि सर्वेंट और बॉस में क्या डिफरेंस होता है। सर्वेंट आखिरी में बैठता है बॉस को गाड़ी में बैठाने के बाद, और उसे देखो वो तो जाकर कार में कब बैठ चुकी है। फिर यहाँ पर जी सभी को चुप कराता है और कहता है कि मैं चीज़ हैंडल कर आता हूँ। जी यहाँ पर आकर जेनी को बोलने लगता है कि तुम मुझसे पहले क्यों बैठ गई, और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे 2-3 कार चाहिए, मुझे उन सबको घर लेकर जाना है, बाकी की कार्स कहाँ पर है। जेनी बोलने लगती है कि देखो ये मेरी कार है तो मैं पहले आकर बैठ गई, और रही बात तुम्हें अगर उन सबको घर लेकर जाना है तो खुद ही कार मंगवा लो ना, मैं अपनी कार क्यों वेस्ट करूँ तुम जैसे लोगों पर।
जी को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है और वो जेनी को बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तुम्हें अभी वार्निंग दे रहा हूँ, अभी कह रही गाड़ियों को मंगवाओ और मेरी बातों का पालन करो, उसका उल्लंघन नहीं। लेकिन यहाँ पर जेनी उसे एक भी बात बिना सुने अपने कार के दरवाजे को बंद कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ जी को बोलने लगते हैं कि जी आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, वो तो एक मामूली सी सर्वेंट है और वो तुम्हें उस कार के बाहर निकाल रही है, तुम बॉस हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है बोलने का, आखिर वो ये सब कैसे कर सकती है। जी यहाँ पर उन सभी को और मियाँ को कहने लगता है कि जाने दो, मुझे अच्छे से बताई लड़की कितनी चालाक है, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अटेंशन के लिए कर रही है ताकि उसे मेरा अटेंशन मिल जाए। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं इतना लो क्वालिटी का इंसान नहीं हूँ जो इसके साथ में झगड़ा करने बैठे। जेनी यहाँ पर दूसरे ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए बोलती है। दूसरा यहाँ पर जी होता है जो अपने कलीग्स को बोलता है बस 5 सेकंड रुको, ये खुद बाहर आकर मुझसे नील लॉन कर माफ़ी मांगेगी और मुझे कार के अंदर बैठाएगी। दूसरा ड्राइवर यहाँ पर जेनी को बोलने लगते कि देखिए मैं तुम्हें ये सजेस्ट करना चाहता था, तो तुम जाओ और जाकर जी और मियाँ से माफ़ी मांगो इस चीज़ के लिए। जेनी यहाँ पर उसे बोलती है कि चुपचाप कार चलाने का काम करोगे, तो फिर बोलने लगता है कि लगता है ऐसे नहीं मानोगी, मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, मैं आपको कहता हूँ ना आप माफ़ी मांगोगे तो वो आपको माफ़ कर देगा, वो बड़ा डिसेंट इंसान है। एंड जेनी यहाँ पर उस ड्राइवर को सुना देती है कि तुम मेरे डैड के सर्वेंट हो, अगर अपना काम नहीं करना तो मुझे अभी बता दो, मैं डैड को कॉल कर बता दूंगी ताकि डैड तुम्हें जॉब से निकाल दे, फिर तुम्हें जो करना अपने बेटे के साथ तुम कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर जी होता है जो कि काउंटिंग कर रहा होता है कि जेनी अब बाहर निकलेगी और मुझसे माफ़ी मांगेगी, लेकिन यहाँ पर जेनी बाहर नहीं निकलती और वो कार चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। एंड ये चीज़ देख कलीग साथ साथ जी सभी के सभी लोग यहाँ पर शौक हो जाते हैं। फिर सभी कलीग्स और मियाँ और जी वो सभी लोग जेनी को लेकर उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है। यहाँ पर उसे कलीग जी और मियाँ को बोल रहे थे कि आखिर वो तो नौकर की बेटी है ना, तो फिर यहाँ से वो क्यों गई, उसकी मॉम तो तुम्हारे घर पर सर्वेंट का काम करती है, तो ड्राइवर यहाँ पर उसे लेकर क्यों गया है और ड्राइवर ने उसकी बात क्यों सुनी है। हो सकता है शायद उस कार में बैठा हुआ ड्राइवर उसी का डैड हो, इस वजह से इतना ठोस दिखा रही है हमें। जी यहाँ पर बोलना था कि हाँ हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो, वो ड्राइवर उसी का डैड जो है। फिर सभी लोग यहाँ पर बोलने लगते हैं एक तो तुम यहाँ पर उसकी फैमिली का ध्यान रखते हो, ऊपर से वो तुम्हें घमंड दिखा रही है, देखना एक बार हम घर चले जाए फिर हम उससे बताएंगे। मियाँ यहाँ पर बोलने लगती है लेकिन जी तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि आज तुम हम सबको घर लेकर जाओगे, अब उस प्लान का क्या होगा। जी बोलता है कि हाँ आज ही हम घर जाकर रहेंगे, टेंशन मत लो, मैं टैक्सी को बुला देता हूँ उसमें चले जाएंगे। फिर घर जाकर तो उसे मुझसे माफ़ी मांगनी ही है ऐसे भी। इसके बाद यहाँ पर वो लोग घर पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जेनी कार से बाहर निकलती है एंड वो अंकल मन में सोचने लगता है कि ये तो पहले बड़े ओबीडियंटली मेरे बेटे की कही हुई चीज़ों को फॉलो किया करती थी, आज इसे कौन सा भूत चढ़ गया है क्या पता। एंड यहाँ पर जेनी देख लेती है किम को, जहाँ पर उसके पास लेफ्ट में उसे याद आता है कि मरते वक्त सिर्फ और सिर्फ किम ही उसके साथ था उसके आखिरी और सैड फेज में। यहाँ पर वो किम को पूछती कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये फ्लावर्स क्या तुमने मेरे लिए लाए है। किम यहाँ पर जेनी को देखकर बहुत डरने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं मुझे माफ़ कर देना, और यहाँ पर जेनी बिना कुछ बोले उससे सीधा हक करने लग जाती है, जहाँ पर किम भी खुद ब खुद शौक हो जाता है। जेनी यहाँ पर बोलने लगती है कि पास लाइफ में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा काम किया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें प्रॉपर्ली ट्रीट कर रहूँगी। दूसरी ओर वो अंकल होते जो उन दोनों को हक करते हुए देख लेते और सोच लगते कि मैंने तो उससे कहा था कि किम उसके लिए अच्छा नहीं है, तो फिर वो किम से दूर रहा करती थी, अब क्यों जाकर किम से चिपक रही है। ऐसे भी मुझे अंदर जाकर सारे अरेंजमेंट्स करने होंगे मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मैं किसी के सामने मेरे बेटे की बेइज्जती होने नहीं देख सकता। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने आया था, तुम्हारे डैड ने मुझे इन्फॉर्म करने के लिए बोला है कि वो डे आफ्टर टुमारो यहाँ पर आ जाएंगे। तो जेनी बोलती कि डे आफ्टर टुमारो, वो कहते हैं कि हाँ, एंड उन्होंने स्काई पैलेस होटल में हमें मिलने के लिए कहा है। जेनी यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि ये तो वही दिन होता है जहाँ पर मेरी शादी फिक्स होने वाली थी और ज़बरदस्ती मैंने यहाँ पर झगड़ा कर लिया था और डैड को अपसेट कर दिया था जी के साथ शादी करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर दूसरी मियाँ और उसके कलीग्स आ जाते हैं। मियाँ यहाँ पर बोलने लगती है कि अच्छा तभी मैं समझती कि वो कार लेकर तुम अकेले क्यों गई थी, क्योंकि तुम्हें अपने लवर के साथ जो टाइम स्पेंड करना था। जी यहाँ पर जेनी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है और तुम इसके साथ क्यों चिपक खड़ी हुई हो। जेनी यहाँ पर जी का हाथ नीचे करती है और उसे बोलती है कि मैं मेरे फ्रेंड से मिल रही हूँ, अब क्या मेरे फ्रेंड से मिलने के लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन को लेनी पड़ेगी। यहाँ पर जी सीधा किम को बोलने लगता है कि मुझे पता है तुम ग्रोइंग मैन हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी वार्निंग दे रहा हूँ, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और बार बार यहाँ पर आना बंद कर दो। किम को गुस्सा आता है तो वो कुछ करने जा रहा था, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर पास की बातें याद आने लगती है,
जिस दिन वो एक दिन जेनी के लिए गिफ्ट्स और बुके लेकर आया था, लेकिन जेनी ने यहाँ पर वो सारी चीज़ें फेंक दी थी और उसे कहा कि तुम्हें पता है ना मैं ऑलरेडी किसी और को प्यार करती हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर ये सब क्यों लेकर आए हो, और उसे वहाँ से भगा दिया। दोस्तों यहाँ पर जी होता है जो कि फ़ोन में गेम खेल रहा था एंड जेनी उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। ये चीज़ यहाँ पर किम ने उस दिन देखा था, तो उसे लग रहा होता है कि किम और जी के पीछे कुछ चल रहा होगा। तो फिर यहाँ पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं चलता हूँ, लेकिन यहाँ पर जेनी उसे रोकने जाती है। इतने में जी उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि खबरदार अगर तुमने उसके पीछे जाने की कोशिश की या फिर उसे घर पर वापस बुलाया तो। और यहाँ पर बाकी कलीग्स होते हैं और मियाँ जो कि जेनी का यहाँ पर मजाक उड़ाने लगते हैं। तो फिर यहाँ पर जेनी बोलने लगती है, आखिर तुम कौन होते हो, मेरे फ्रेंड को इस घर से दफनाने वाले और बाहर धक्का देने वाले। जी यहाँ पर कहने लगता है कि मैं कौन होता हूँ, मुझे नहीं पसंद है। जेनी यहाँ पर जी को बोलने लगती है कि आखिर तुम्हारा क्या हक बनता है जिम को यहाँ से भेजने के लिए। जी यहाँ पर बोलता है कि मेरा पूरा का पूरा हक बनता है, खबरदार अगर तुमने उसे वापस से घर पर बुलाया तो। ऐसे भी मुझे तुम्हारे साथ में यहाँ पर कोई बहस नहीं करनी है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और तुम हो इतने लड़ाकू। जाओ जाकर गेट खोलो, मुझे मियाँ और बाकी कलीग्स को अंदर लेकर जाना है। जेनी यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम्हारा घर है ना, तुम दरवाज़ा खोलो, आखिर तुम्हारे लिए मैं क्यों दरवाजे खोलूं। दूसरी यहाँ पर मियाँ होती है जो बोलती है कि तुम सर्वेंट हो तो सर्वेंट वाले काम करो, चुपचाप जाकर जी ने जो ऑर्डर दिया है दरवाज़ा खोलने का वो जाकर खोलो, उसके साथ यहाँ पर ज़बान मत लड़ाओ वरना तुम्हें पता है जी तुम्हें सचमुच इस जॉब से फायर कर देगा। जेनी बोलने लगती कि अच्छा ठीक है, मैं भी देखना चाहती कि आखिर मास्टर जी मुझे इस घर से कैसे फायर करते हैं। और यहाँ पर एक कलीग होती है जो कि जेनी पर चिल्लाने लगती है कि तुम सच में ही सारी एक्टिंग कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। जी ने और जी की फैमिली ने तुम्हारी पूरी फैमिली का ध्यान रखा है, तुम्हें खाने पीने की जगह दी है, रहने की जगह दी है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बिल्स को पे किया है और तुम उसके सामने ये सारी बातें बोल रही हो। सच कहा मियाँ ने, तुम्हें तो यहाँ से फायर ही कर देना चाहिए। जी भी यहाँ पर कहता है कि हाँ तुम सही बात बोल रही हो। जी यहाँ पर जेनी को बोलने लगता है कि जाने दो, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन अभी के अभी जाओ और जाकर गेट खोलो वरना मुझे सचमुच और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। जेनी यहाँ पर सभी को बोलने लगते कि उप्स, मुझे तो लगता है कि तुम इस घर के दरवाजे को खोल नहीं सकते हो, तुम्हारा दरवाज़ा है ना और मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम्हारा घर, तुम्हारा गेट, जाकर खुद ब खुद ओपन कर लो या फिर तुम इस गेट को ओपन नहीं कर सकते हो। सभी लोग यहाँ पर जी को बहुत कोसने लगते। मियाँ भी बोलती है कि आखिर जेनी कहना क्या चाहती है और इसका मतलब क्या है। जी यहाँ पर जेनी को बोलने लगता है कि तुम प्लीज़ आकर दरवाज़ा खोल दोगी क्योंकि तुमने मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब नहीं, अब मैं तुम्हारी और बात नहीं सुनूंगा। जेनी बोलते कि जाओ ना, खुद ब खुद खोल लो, मुझे क्यों बोल रहे हो। जी कहते कि देखो मैं समझ सकता हूँ तुम शायद से मुझसे गुस्सा इसलिए हो और तुम ये सब जानबूझकर इसलिए कर क्योंकि मैं और मियाँ क्लोज है। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मियाँ से दूर रहूँगा, लेकिन अभी इस दरवाजे को खोलो क्योंकि मुझे अंदर जाना उन सभी कलीग्स को लेकर, मैंने उन्हें अपने घर पर इन्वाइट किया है। जेनी बोलते कि ठीक है, तुम चाहते हो ना कि मैं गेट खोलूँ, ओके, मैं गेट खोलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन पहले नी डाउन कर मुझसे बैक करो, उसके बाद में। सभी कलीग्स यहाँ पर आपस में बात करने लगते कि घर यहाँ पर तो है जी का, तो फिर जी यहाँ पर क्यों जेनी से बैक करेगा दरवाज़ा खोलने के लिए, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मनी मन यहाँ पर मियाँ भी सोचने लगती है कि इससे मुझे हर बार इतने एक्सपेंसिव कपड़े, इतने एक्सपेंसिव बैग दिला है, तो फिर यहाँ पर खाली एक मामूली सा घर का गेट ओपन करने के लिए इसके सामने क्यों बैक करेगा। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ठीक है, बाद में आकर खुद ब खुद मुझसे माफ़ी मत मांगना, अब 10 दिन के लिए मैं तुम्हारे साथ में बात नहीं करूँगा। इतना बोल के वो वहाँ पर पीछे चला जाता है। सभी लोग बोलने लगते कि आखिर चल क्या रहा है। जी कहने लगता कि जाने दो, इसके पास मेरी घर की चाबी है, बट कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर से कहता हूँ, वो मेरे लिए गेट ओपन कर देगा। एंड यहाँ पर वो अपने डैड को टेक्स्ट कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर शीन बोलने लगते कि तभी मैं सोचूं कि यहाँ पर वो चाबी तुम्हारे पास नहीं बल्कि जेनी के पास है, इस वजह से तुम गेट नहीं खोल पा रहे हो। जेनी, एक तो जी ने तुम्हारे साथ चाबी को लेकर तुम पर ट्रस्ट किया और अब तुम जिस थाली में खाती हो उसी थाली में छेद कर रही हो। जेनी बोलते कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि इसने मुझे इस गेट की और इस घर की चाबी दे रखी है। तो फिर डेजी बोलने लगते नाटक करना बंद करो, चाबी उसने ट्रस्ट करके तुम पर दी थी और तुम यहाँ पर खुद ब खुद उसे चिल्लाई जा रही हो। तो फिर बाद में जेनी उन सबको बोलती है कि तुम लोग क्या थोड़े से मन बुद्धि हो क्या, तुम्हें क्या लगता है जब भी कार यहाँ से अंदर जाती होगी तब क्या कार वाला बाहर निकलता है, फिर बाद में चाबी से गेट ओपन करता है और इसके बाद में अंदर जाता है। डेजी बोलने लगती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। जेनी बोल देती है कि यहाँ पर किसी कीज की ज़रूरत नहीं है, ये गेट फेशियल रिकग्नाइजेशन से ओपन हो जाता है। डेजी बोलते कि हो सकता है कुछ उसमें प्रॉब्लम हुआ हो, इस वजह से उसे चाबी यूज़ करनी हो, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और अगर तुम्हें इतना ही नाटक आ रहा है तो जाओ जाकर अपना फेस स्कैन करो और फेस स्कैन करने के बाद गेट को ओपन कर लो।
जेनी यहाँ पर डीजे से बोलती है कि तुम्हारा आइडिया तो बड़ा अच्छा है, क्या पता मेरे फेशियल रिकग्नाइजेशन से ये गेट खुल जाए। जी यहाँ पर उसे रोकना चाहता है लेकिन सभी के सामने उसे रोक नहीं पाता और धीरे धीरे जेनी पीछे जाती रहती है, जहाँ पर वो अपना फेस स्कैन करती है और वो गेट अपने आप खुलने लग जाता है। ये सब देखकर तो लोग खुद ब खुद ही शॉक हो जाते हैं। जी को लगता है कि अब तो उसका भांडा फूट जाएगा, लेकिन दूसरा यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं जो कि सभी को बोलने लगते हैं कि आप सब बाहर क्यों खड़े हो, आप सभी लोग अंदर आइए ना। जेनी यहाँ पर बोलने लगती है, आप सभी लोग, तुम्हें क्या नजर नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर खुद के घर पर आई हूँ, मैं यहाँ पर इस घर में मेरे अलावा और कोई भी एंटर नहीं कर सकता। जी बोलने लगता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, मैंने यहाँ पर मिया और मेरे कलीग्स को अपने घर पर इनवाइट किया है एक प्रॉपर मील के लिए और तुम मुझे अंदर आने से ना बोल रही हो। जेनी यहाँ पर बोलने लगती है कि जाओ ना, मैंने कहाँ मना किया है, लेकिन फिलहाल मुझे मेरे घर पर आराम करना है, तो मुझे नहीं चाहिए कि बाहर का कोई भी लोग आया मुझे डिस्टर्ब करे। यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि बेटा वो लोग कब से बाहर खड़े, तुम्हें यहाँ पर मेहमानों को इतने टाइम तक बाहर खड़ा करना नहीं रखना रहना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है। चलो चलो जल्दी से सब लोग अंदर आ जाओ। फिर यहाँ पर सभी लोग अंदर आने लगते हैं, जहाँ पर एक एक करके वो सभी लोग जेनी को ताने मारते हैं। और यहाँ पर जी भी जेनी को बोलता है कि तुम देख लेना, इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। जेनी भी मन में यहाँ पर बोल रहे थे कि जाओ जाओ अंदर चले जाओ, धीरे धीरे मैं भी तुम्हें बताती हूँ कि जो गेम तुम मेरे साथ खेल रहे हो वो अगर मैं तुम्हारे साथ खेलना शुरू करती हूँ तो तुम्हारे लिए कितना बुरा हो सकता है। दूसरा यहाँ पे वो ड्राइवर अंकल बोलने लगता है कि देखो जेनी, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि एकदम स्पॉइल्ड ब्रांड बच्चों जैसे एक्टिंग करना बंद कर दो। जी बेचारे ना, आखिर तुम्हारा क्या ही बिगाड़ है जो तुम जब देखो तुम यहाँ पर हमें नीचे दिखाती रहती हो। इतना बोलकर वो अंकल वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर उनके वहाँ से जाने के बाद जेनी ऑफिस को कॉल लगाती है। फिर बाद में सभी लोग यहाँ पर अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उसके कलीग्स एक एक करके घर की सभी चीज़ों को टच कर फील करने लगते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक्सपेंसिव जो होती है और उन्होंने वो सारी चीज़ें पहली बार देखी थी। मियाँ भी यहाँ पर जी को हक कर बोलती है कि तुम्हारा घर तो बड़ा प्यारा है। दूसरा वो अंकल आकर सभी को कहने लगता है कि तुम सब इसे अपना घर ही समझना और तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए अच्छे से सर्विंग करूँगा, यहाँ के बेस्ट वाइन्स को ला कर रहूँगा, साथ ही साथ मील भी एकदम लग्जरियस वे में प्रिपेयर होगा। इतने में यहाँ पर जेनी आ जाती है और कहने लगती है कि कोई मेरी परमिशन के बिना यहाँ की चीज़ों को कैसे छू सकता है। यहाँ पर अंकल बोलने लगते कि आखिर तुम क्या ना क्या चाह रही हो। जी भी यहाँ पर जेनी को बोलता है कि अब तक तुम्हारा ड्रामा और तुम्हारा तमाशा खत्म नहीं हुआ क्या, जो तुम यहाँ पर हमें भी डिस्टर्ब करने आ गए। जेनी बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, कुछ समय में तुम्हें समझ आ जाएगा। एंड यहाँ पर 4-5 ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि जेनी को सल्यूट करने लगते हैं। इसके पहले तो यहाँ पर शीन और द डीजी आगे बढ़ रहे थे जेनी को मारने के लिए, और इतने सारे ऑफिसर्स को देख कर तो वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। ऑफिसर यहाँ पर बोलने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इस घर में बिना किसी की परमिशन के कौन घुसा है। यहाँ पर ऑफिसर जी को देख लेता है तो फिर वो जी को भी ग्रीट करने लगता है। जी कहता है कि टेंशन मत लो, यहाँ पर इस घर में बिना किसी परमिशन के कोई नहीं आ सकता, और रही बात इन लोगों की तो ये सभी लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारा यहाँ पर काम करने के लिए शुक्रिया, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जेनी बोलने लगते हैं लेकिन मैंने तो इन सबको इन्वाइट नहीं किया और तो ना ही मैंने इन्हें अंदर आने की परमिशन दी थी। ऑफिसर्स यहाँ पे बोलने लगते हैं कि बस बात खत्म हो गई, इन सबको हमें यहाँ से निकालना ही होगा। शीन, डेजी और मियाँ यहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरा मियाँ यहाँ पर बोलने लगती है कि जी आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तुमने तो मुझे यहाँ पर घर पर इन्वाइट किया है और मेरे फ्रेंड्स को एज ए गेस्ट, तो आखिर जेनी इतना हक क्यों जमा रही है। ऑफिसर्स बोलने लगते हैं कि लगता है तुम लोग मुँह से नहीं सुनोगे, हमें तुम्हारे पर चार्ज करना ही होगा। एंड यहाँ पर उन सभी को घसीट कर बाहर निकालने के लिए बोलता है और तीनों के तीनों लोग यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जी यहाँ पर चिल्लाकर उन्हें रोकता है। जी यहाँ पर जेनी को बोलने लगता है तुम क्या सभी के सामने मेरी पोजीशन को हिलाना चाहती हो, तो प्लीज ऐसा मत करो। जेनी बोलने लगती कि क्या तुम क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं देता, जरा अपने फ्रेंड्स के सामने थोड़ा जोर से तो कहो। एंड यहाँ पर जी चुप रह जाता है। जेनी बोलने लगती कि क्यों, तुम भी यहाँ पर सभी को बताना चाहते थे ना कि बड़े लोग में और छोटे लोग में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं वो डिफरेंस तुम सभी को लाइव तो एग्जाम्पल देकर दिखा रही हूँ। एंड यहाँ पर वो ऑफिसर को इशारा करती है, जहाँ पर ऑफिसर्स डेजी, मियाँ और शीन उन सभी लोगों को लेकर वहाँ से सीधा चले ही जाते हैं। यहाँ पर वो अंकल को भी गुस्सा आ जाता है और वो जेनी को बोलने लगता है कि जेनी देखो, तुम एकदम बिगड़ी हुई बच्चों की तरह एक्टिंग कर रही हो, और ये जो तुमने अभी किया है तुमने तो हद को पार ही कर दिया है। तुम ऐसे आके कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना तुम यंग मार्क्सर की यंग लेडी हो और तुम
ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम ऐसा ही करती रहो तो फ्यूचर में कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेगा और जी वो तो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जानी यहाँ पर बोलने लगती है कि क्या मैं तुम्हें एक बार वापस से याद दिलाऊं कि तुम सर्वेंट हो और मेरे ड्राइवर हो, मेरे डैड नहीं जो तुम मुझे लेक्चर सुना रहे हो। और एक बात तुम्हारे बेटे की तो तुम उसे मैनर्स सिखाओ। रिच और गरीब में क्या फ़र्क होता है तुम मुझसे ज़रा बताओ, और तुम मुझे नाम से मत बुलाया करो, मैं तुम्हारी मैडम हूँ। जी यहाँ पर जनी से बोलने लगता है कि तुम्हारे एटीट्यूड को क्या हो गया और तुम इस तरीके से क्यों बात कर रही हो मेरे डैड के साथ में। जनी बोलने लगती है कि अब क्या उनके पैर दबाते दबाते मैं उनसे बात करूँ, वो मेरे सर्वेंट है, मैं उन्हें आप कहकर बुलाती हूँ और आखिर कितना रिस्पेक्ट मैं उन्हें दूँ। और तुम भूलो मत, तुम यहाँ पर सिर्फ एक ड्राइवर के बेटे हो। साथ साथ यहाँ पर जनी जी को ये भी याद दिलाती है कि तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे कहा था कि हमें अपने लिमिट्स में रहना चाहिए, तो फिर तुम्हें तुम्हारे लिमिट्स पता होना चाहिए। फिर यहाँ से जनी चली जाती है। जी यहाँ पर चाहते हुए भी उसे कुछ बोल नहीं पाता। दूसरे वो अंकल जी से माफ़ी मांगने कहते हैं और बोलते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं इसे संभाल नहीं पाया। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि आखिर ये इतने गधे जैसे क्यों बिहेव कर रही है और इसे आखिर हो क्या है जो कि वो सभी के सामने तुम्हें नाराज़ करने की कोशिश कर रही है। और रही बात है इस लड़की की, तो तुम उसे नाराज़ जल्दी मत होना, तुम जाओ और जाकर उसे बात करो, क्योंकि एक लौती बेटी है वो इसकी, और अगर तुम्हारी शादी इसके साथ हो गई तो उस कंपनी के मालिक, इस घर के मालिक तुम रह जाओगे। और जब एक बार सारी ओनरशिप तुम्हारे हाथों में आ जाएगी ना, उसके बाद तुम्हें जो चाहिए तुम उस लड़की के साथ कर सकते हो। तब तो तुम बहुत पावरफुल रहोगे और इसके पास तो तुम्हारे कुछ बोलने के लिए पावर्स भी नहीं बचेंगी। जी बोलता है कि हाँ मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा। उसके डैड बोलने लगते कि ठीक है, मैं जाकर पता लगाता हूँ कि आखिर सब कुछ चल क्या रहा है और तुम सारी चीज़ों का ध्यान रखना, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें मत करना। यहाँ पर जी बोलने लगता है कि टेंशन में लीजिए डैड, वो दिन ज़रूर पास आएगा जहाँ पर जानी नील लॉन कर मुझसे माफ़ी मांगेगी। देखना मैं उसे बता दूंगा कि सुपीरियर कौन है और इंटीरियर कौन है। दोस्तों यहाँ पर जन्नी कॉल लगा लेती है किम को और उसे वो कहने लगती है कि मेरे डैड ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, तुम्हें पता है ना, तो क्या उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया है। किम बोलता है कि हाँ उन्होंने मुझे इनवाइट तो किया, लेकिन शायद से मैं वहाँ पर ना आऊँ। जन्नी बोलती कि अरे वो उन्होंने तुम्हें इन्वाइट किया तो तुम्हें आना चाहिए और तुम याद से आना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देती है। दूसरा यहाँ पर जनी कॉल लगाती है स्काई पैलेस होटल में एंड यहाँ पर वो अंकल भी होता है जो कि उसका बातों को सुन रहा था। जनी यहाँ पर उसके मैनेजर को बोलने लगती है कि याद है ना लास्ट टाइम कैसे प्रिपरेशन हुआ था और सेलिब्रेशन हुआ था, ठीक वैसा ही मुझे इस बार चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वो अंकल जनी की बातों को सुनकर बहुत खुश होने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर उसका डैड आकर जी को सारी बातें बताने लगता है और कहता है कि ज़रा इम्पेशेंस मत बनो, मुझे पता चल गया कि आखिर जनी ये सारी चीज़ें क्यों कर रही है। मैंने अभी अभी उसे बात करते हुए सुना है कि वो एक बहुत बड़े से इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली है जो कि डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों होने वाला है। यहाँ पर जी सोचने लग जाता है कि परसों वो इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज कर रही है, आखिर परसों ऐसा कौन सा दिन है। और उसे याद आता है कि उस दिन तो जनी का बर्थडे है। तो फिर उसका डैड बोलने लगता है हो सकता है वहाँ पर वो उस दिन बर्थडे के दिन तुम्हें सरप्राइज़ देने वाली हो। तो फिर किम बोलते है कि ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो इवेंट में क्या होता है ना। मैंने उसे नीचा दिखाकर उसे नील रंग करवा कर मुझसे माफ़ी मंगाई तो मेरा नाम बदल देना। यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि वो कितना भी तुमसे माफ़ी मांग ले, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, उससे ज़रा भी माफ़ मत करना। जी कहता है कि हाँ माफ़ी तो मंगवाऊंगा, लेकिन माफ़ी मैं उससे बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग ऑफिस में होते हैं जहाँ पर मियाँ जी को बोलने लगती है कि आखिर कल सब कुछ हो क्या रहा था। जनी ने ऑफिस को बुलाया और हमें उस घर से बाहर निकलवा दिया। तुमने हमें घर पर इन्वाइट किया था और वो तो एक नॉर्मल से सर्वेंट है, आखिर वो इतना हक क्यों जमा रही थी। साथ साथ डीजी भी यहाँ पर बोलने लगती कि हाँ जी सही कह रही है मियाँ, तुमने हमें घर पर इनवाइट किया था, वो तुम्हारा घर था, तो फिर वो ऐसा नाटक क्यों कर रही थी कि जैसे सब कुछ उसके इशारों पर चलता है। पता है तुमने घर से बाहर निकाल दिया, ये कितनी शर्मनाक बात है हमारे लिए। शीन भी यहाँ पर बोलने लगती है कि सही बात कहा तुमने, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो गार्ड्स थे वो वहाँ पर जनी की बात क्यों सुन रहे थे। उन्हें तो बात सुननी चाहिए थी जी की, लेकिन वो तो उसी की बातों को फॉलो कर रहे थे। डेज़ी यहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे तो लगता है कि उसके जो डैड है ना वो सिक्योरिटी गार्ड्स के हेड लीडर होंगे, इस वजह से उन गार्ड्स ने उनकी बातें जो सुनी है। यहाँ पर हमें जी बोलने लगता है कि जाने दो, अब क्या फ़ायदा ये सारी चीज़ें सोच कर। ऐसे भी देखो वो लड़की भले कितने भी बेशर्म हो, लेकिन मैं उसके मॉम डैड के एफर्ट्स को जानता हूँ, तो फिर मैं नहीं चाहता कि उन्हें कभी भी बुरा लगे। डेज़ी और मियाँ तो यहाँ पर बोलने लगते हैं कि तुम देखो
तुम कितनी काइंड हार्टेड हो। और वो जेनी जब देखो तब तुम्हें वो उल्टा सीधा बोलती रहती है। फिर यहाँ पे जी बोलता कि जाने दो, ऐसे भी कल वहाँ पर एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है जहाँ पर तुम सबको भी मैं इन्वाइट करता हूँ, और देखना कल के दिन वो मुझसे किस तरीके से माफ़ी मांगने वाली है। और मैं मेक श्योर करूँगा कि वो नील डाउन कर माफ़ी मांगे, नॉर्मली खड़े होकर बस सॉरी ही ना बोले। इसके बाद में हम यहाँ पर दूसरी ओर देखते हैं जेनी को और किम को, जहाँ पर जेनी बोलती है कि अब यहाँ पर सारी चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज लग रही है। किम यहाँ पर जेनी को बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता जी को गुस्सा आ जाएगा अगर उसे पता चला कि तुमने उसके सामान को इधर उधर करके सीधा स्टोर रूम में डाल दिया है। जेनी बोलने लगती है कि उसे क्यों गुस्सा आएगा, मैं इस घर की बेटी हूँ, वो तो ही ना इस घर का बेटा है, और ऐसे भी वो एक ड्राइवर का बेटा है, उसे क्या लगता है कि वो बड़े से पैलेस में रहेगा, उसकी जो जगह है मैं उसे बस उसकी जगह दिखा रही हूँ। और अगर उसे लगता है कि नहीं वो इसी जगह पर नहीं रह सकता तो ठीक है, घर छोड़कर ही चुपचाप चला जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर किम जेनी को बोलने लगता है कि तुम्हें पता है तुम पूरी बदल गई हो, अब तुम पुरानी वाली जेनी बिल्कुल भी नहीं रही हो, क्योंकि पुरानी वाली जेनी सिर्फ और सिर्फ जी की ही बातें किया करती थी और जी के आगे पीछे घुमा करती थी और उसके लिए खुद को भी सेक्रीफाइस करने तक रेडी थी। लेकिन ये जेनी तो कुछ ज़्यादा ही अलग है। जेनी यहाँ पर किम के मुंह पर अपना उंगली रखती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैंने एक बहुत बड़ा ड्रीम देखा था जहाँ पर तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए लड़ी थे। किम बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जेनी यहाँ पर उसे देखने लगती है। किम को लगता है कि लगता उसने कुछ गलत बोल दिया। यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने तो चाहता है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर जेनी उसे उसके गालों पर किस कर देती है, जहाँ पर किम भी खुद ब खुद शॉक हो जाता है और दूसरी जेनी यहाँ पर शाय फील करने लगती है। फिर बाद में हम यहाँ पर जी को देखते हैं जो ये सारी चीज़ें होता हुआ देख लेता है। जी यहाँ पर गुस्से में जेनी को बोलने लगता है कि आखिर तुम कितनी बेशरम हो सकती हो, मैंने लास्ट टाइम में तुम्हें कहा था कि इसे यहाँ कर लेकर मत आना, लेकिन तुम जानबूझकर इसे यहाँ पर लेकर आई हो ताकि तुम मुझे जेलस फील करवा सको। यहाँ पर किम जी से बोलने लगता है कि पहले मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे फाइट बैक नहीं कर सकता। लेकिन जेनी यहाँ पर किम का हाथ पकड़ लेती है। जी बोलने लगता है कि तुम मेरे घर पर ये सब कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। जेनी बोलते कि तुम्हारा घर, हेलो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स यहाँ से चले गए, अब कौन सा नाटक तुम कर रहे हो। रुको मैं तुम्हारे याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर ड्राइवर के बेटे हो और मैंने तुम्हारा सारा सामान बेसमेंट में रख दिया है, तो तुम्हें अगर ये बेसमेंट पसंद आ रहा है तो रहो यहाँ पर, कम से कम तुम्हें खुद का रूम तो मिल रहा है ना, उसी बात की खुशी मनाओ। जी को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है इतना बड़ा तो घर है, इस रूम का क्या करोगे फिर अगर मैं बेसमेंट में रहूँगा तो। जेनी बोलने लगती है कि एक्चुअली मिस्टर किम को चाय पीते पीते बुक रीड करना बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक बड़ा सा टी स्टॉल बना दूँ, साथ साथ बुक शेल्फ्स भी, जहाँ पर मिस्टर किम बैठकर आराम से बुक पढ़ सकते हैं और अपनी चाय के मजे ले सकते हैं। लेकिन ये जगह थोड़ी सी स्मेल ज़रूर करती है, लेकिन कोई बात नहीं, साफ़ सफाई कर दूंगी और गंदे थ्रैश चीज़ों को निकाल दूंगी तो फिर ये जगह अच्छी बन जाएगी। जी यहाँ पर जेनी को बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा ही मुझे कुछ बोले जा रही हो और कुछ ज़्यादा ही तुम मुझे ला रही हो अपना। जेनी यहाँ पर बाद में बोलती है मिस्टर किम को कि किम तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। किम बोलता है नहीं तुम तो तुम हो और तुम प्रॉपरली एक्ट कर रही हो जैसा एक बॉस को एक्ट करना चाहिए, और कोई सर्वेंट है जो सर्वेंट जैसे एक्ट कर ही नहीं रहा है। इतना बोलकर यहाँ से वो दोनों जाने लगते हैं। अनून के वहाँ से जाने के बाद जी मन में बहुत गुस्से में कहने लगता है कि इसे तो मैं इसके बर्थडे के दिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, बस उस दिन का मुझे इंतज़ार है। दूसरा जेनी किम बाहर जा रहे होते जहाँ पर उन दोनों ने उनके हाथ पकड़े हुए थे और उनके लिए ये चीज़ बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। जेनी यहाँ पर किम को बोलने लगती है कि इस बार मैं तुम्हें लूज़ नहीं कर सकती। किम बोलते कि क्या तुम क्या बोलना चाह रही हो। जेनी कहने लगती है कि लूज़ मेरा मतलब है कि मैं जीत कर रहूँगी। किम बोलता है कि अच्छा तो तुम उस कंपटीशन के बारे में बात कर रही हो। जेनी कहती है कि हाँ, और हाँ परसों आना भूलना मत, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। इतना बोलकर वो जाने लगती है। जहाँ कर उसे कीचड़ से देख रहा था, लेकिन इतने में ही जेनी रुक जाती है और किम की तरफ देखती है, फिर उसे आई लाइक यू बोल देती है, जहाँ पर किम भी बहुत कचर जाता है और वो बोलने लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें एक सपनों जैसी लग रही है और मैं नहीं चाहता कि मैं सपनों के बाहर निकलूँ। साथ साथ यहाँ पर किम भी जेनी को आई लव यू बोल देता है। फिर बाद में जेनी वहाँ से चली जाती है। दूसरों यहाँ पर जेनी घर के अंदर जाती है तो फिर बाप बेटे मिलकर वाइन पी रहे होते हैं और यहाँ पर अंकल जेनी को बुलाकर बैठाने लगते हैं। जेनी बोलती है कि अब कौन सा भाषण आप मुझे देने वाले हो।
तो फिर वो अंकल कहने लगता कि देखो अब से मैं तुम्हारे मामलों में टांग नहीं लड़ाऊंगा, और रही बात भाषण की तो मैं तुम्हें क्या ही बोल सकता हूँ। तो जानी बोलते कि सही कहा आपने, आप तो बस एक ड्राइवर हो। वो कहते कि सही कहा, मैं एक ड्राइवर हूँ, तो एज ए ड्राइवर मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे सकता, लेकिन एज ए एल्डर पर्सन जो तुमसे बड़ा है मैं तुम्हें कुछ बातों का ज्ञान जरूर देना चाहूँगा। जानी बोलने लगती कि देखो तुम सर्वेंट पे गिने जाते हो, अब तुम एल्डर रहो छोटे रहो मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर एक सर्वेंट का कितना दिमाग चलता है और वो मुझे क्या ज्ञान देना चाहता है। जी यहाँ पर जेनी को बोलने लगता है कि तुम पूरे की पूरी तमीज़ भूल गई हो कि मेरे डैड से कैसे बात करनी है। यहाँ पर वो अंकल जी को चुप करवाता है और आगे जेनी को बोलता चाहता है कि देखो मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक बार तुम्हारी शादी जी के साथ हो गई ना, उसके बाद तुम मुझे ड्राइवर ट्रीट नहीं कर सकती, उसके बाद तो मैं तुम्हारा फादर इन लॉ रहूँगा, तब तो तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी और मेरा ध्यान रखना पड़ेगा, एंड उस टाइम पर तुम ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाली चीज़ें सचमुच भूल जाना। जेनी बोलने लगती है कि आपका ध्यान, आखिर आपका ध्यान मैं क्यों रखूंगी? लगता है वाइन कुछ ज़्यादा तुम दोनों को चढ़ गई है, तो तुम दोनों को समझ भी नहीं आ रहा है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। जी यहाँ पर गुस्सा आने वाला था, लेकिन अंकल वापस से उसे रोकते हैं और जेनी से बोलने लगते हैं कि देखो मैं समझ सकता हूँ तुम लड़की हो तो लड़कियों में इमोशनल वाली चीज़ें अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास डैड का दिया हुआ सब कुछ है, इसलिए तुम इतना नाटक करती रहती हो और प्रिंसेस बनती रहती हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरा बेटा जी कुछ कम भी नहीं है, वो कितना ओबीडियंट और लीनियंट लड़का है तुम्हें पता है। तुम मुझसे इतने सालों से चेस करती आ रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जी तुम्हारे साथ रहने के लिए तक रेडी है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे साथ कौन ही रहना चाहेगा? जी के आसपास पता है कितनी सारी लड़कियां घूमती है जो इसके साथ शादी करने के लिए मरती है, लेकिन फिर भी जी तुम्हारे साथ इस ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए रेडी हो गया, तो तुम जैसी लड़की को तो खुश रहना चाहिए। जेनी को यहाँ पर गुस्सा आता है, वो अंकल के मुंह पे पूरा वाइन ही फेंक देती है। जी बोलने लगता है कि जेनी अब तो तुमने हद ही पार कर दी है, मुंह तक ठीक था, तुम मुझसे इतनी सारी चीज़ें बोल रही थी, लेकिन ये वाइन तुमने मेरे डैड पर गिराकर बहुत गलत काम किया है। जेनी यहाँ पर अपने ड्राइवर सर्वेंट को वार्निंग देने लगती है कि देखो मैं तुम्हें एक बार वापस याद दिला रही हूँ कि तुम मेरे ड्राइवर और मेरे सर्वेंट हो, ज़्यादा ऊंचे वाले कद पर जाने की कोशिश मत करो और मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो, इतना डिसरिस्पेक्ट से नहीं। और तुम इतना रिच बनने की एक्टिंग क्यों करते हो? तुम्हें पता है तुम ये सारी चीज़ें इसलिए एंजॉय कर पा रहे हो, इतने अच्छे कपड़े पहन पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ। आखिर तुम बाप बेटे को क्या लगता है ये सारी चीज़ें तुम्हारी है? तो तुम अपने डिल्यूजन वर्ल्ड से बाहर निकलो, ये चीज़ें तुम्हारी नहीं है, तुम्हें बस दी जा रही है ताकि तुम अच्छे से रह पाओ। जी यहाँ पर कहने लगता है कि देखो मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने के लिए, लेकिन जो तुमने मेरे डैड के साथ अभी किया है ना वो बहुत गलत है। अभी के भी डैड से माफ़ी मांगो, और अगर माफ़ी नहीं मांगी तब तुम देख लेना इस बार तो बहुत कुछ हो जाएगा। जेनी बोलने लगती कि माफ़ी, लेकिन एक मिनट, ये वाइन से मेरे डैड के कैबिनेट में रखा हुआ था, आखिर तुमने इस वाइन की कलेक्शन को हाथ लगाने की कोशिश क्यों की? तुम्हें पता भी इस वाइन का प्राइस कितना है? ये वाइन बहुत ज़्यादा महंगी है और इसके पैसे तो यहाँ पर वो अंकल बोलने लगता है पैसे? क्या तुम मुझसे पैसे लेने वाली हो? जेनी बोलती कि नहीं पैसे नहीं लेना चाहती, तुमने ये वाइन बिना ओनर के कंसेंट के बाहर निकाला है तो इसे तो चोरी कहा जाता है, तो तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपीज़ का फाइन तो लगना ही चाहिए चोरी के मामले में। यहाँ पे वो अंकल गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि वाइन की बॉटल से तुम हम लोगों को इतना सुना रही हो, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है क्या? और तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? जेनी बोलती कि अनाप शनाप कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए, मैं पुलिस को बुलाती हूँ, सारी बातें पुलिस ही डिसाइड कर लेगी। लेकिन यहाँ पर बाद में वो अंकल जेनी को रोकने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ पुलिस को कॉल मत लगाओ, मेरे पास 1 रुपया नहीं है तुम्हें देने के लिए। जेनी बोलते तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे बेटे जी के पास तो बहुत होगा, क्योंकि हर रोज़ वो मियाँ के सामने इतना होशियारी जो मारते रहता है और पैसों की डींगे मारते रहता है, तो उससे पूछ लो, उसके पास तो पैसों का भंडार रखा होगा। जी को यहाँ पर गुस्सा आता है और वो खड़ा होकर बोलने लगता है कि अब तो बस बहुत हो गया, अगर तुम पहले जैसे मेरी चीज़ों को फॉलो करती, मेरी चीज़ों को मानती और वैसा करती तो मैं कम से कम दिन में तुमसे थोड़ा तो बात कर लिया करता था, लेकिन अब और नहीं, अब तो तुम्हारी शक्ल देखने के बाद भी मुझे डिस्गस्ट फील होता है, और तुम जैसे लड़के के साथ मैं बात करूँ ये तो अब बहुत दूर की बात हो चुकी है। जेनी बोलती कि बात तो तुम सही कह रहे हो, शक्ल देखना भी बहुत गंदी बात है, तो फिर काम करो, अपना सामान पैक करो और दोनों के दोनों इस घर से निकल जाओ। बोलने लगता है कि तुम हमें यहाँ से बाहर निकालोगी। जेनी कहती कि हाँ, चाइनीज़ में मैंने अभी कहा है कि वहाँ से बाहर निकलने के लिए, अब किसी और भाषा में तुम्हें समझाओ। फिर बाद में अंकल यहाँ पे बोलने लगते कि देखो बेटा, तुम दोनों में तो लड़ाई झगड़े हुआ करते, आखिर तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? भले जी ने गुस्से में आकर बोल दिया हो, लेकिन उसका दिल तो बड़ा साफ है, उसे माफ़ कर दो। तुम्हें चाहिए तो मैं अभी के अभी जी से माफ़ी मंगवाता हूँ, वो तुमसे माफ़ी मांगेगा खुद ब खुद। जेनी बोलते कि अरे वाह,
आपका दिमाग तो बहुत अच्छे से चलता है, आपने कितना अच्छा आइडिया दे दिया। आपको पता है जब देखो तब आपका बेटा मुझसे कहता है डील डाउन करके माफ़ी मांगने के लिए, तो मैं भी आखिर देखना चाहती हूँ कि जो वो काम हमेशा मुझे करने के लिए बोलता है क्या वो काम खुद ब खुद अच्छे से कर पाएगा या फिर नहीं। जी यहाँ पर जेनी को बोलने लगता है कि देखो भले मैं यहाँ पर सर्वेंट का बेटा हूँ, लेकिन तुम मेरे यहाँ पर मेरे चेस करने आई थी और तुम मेरा काम करती हो, तो फिर तुमसे माफ़ी तो मैं अपने सपनों में भी नहीं मांगूंगा। जेनी यहाँ पर चुपचाप बैठती तो दूसरी ओर वहाँ पर जी का डर उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। जी यहाँ पर बोलने लगता है कि आखिर आपने मुझे थप्पड़ मारा। उसका डर बोलता है कि हाँ थप्पड़ मारा और भी मैं तुम्हें मारूंगा। एंड यहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। दूसरा जेनी यहाँ से चली जाती है अपने रूम में और वो कॉल लगा लेती है मैनेजर को। यहाँ पर जी और वो अंकल जेनी की बातें सारी की सारी सुन रहे होते हैं, जहाँ पर जेनी कह रही थी मैनेजर से कि देखो जो चीज़ मैंने तुम्हें कहा है वैसे ही करना, और जितने लोगों को बुलाए उन्हें याद से इन्वाइट करना है इस चीज़ में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उस दिन शो का मज़ा बिल्कुल ख़राब ना हो और सबके लिए ये यादगार दिन रहे। यहाँ पर बाद में जी बोलने लगता है कि देखा आखिरकार घूम फिर कर उसे मेरे पास ही आना है। उसका डर बोलने लगता है कि मैंने भी इसकी बातें सुनी तो थी, लेकिन आज तो मुझे लगा कि शायद से इसका मन बदल गया होगा, लेकिन अभी तो ये तुम्हारे साथ ही इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, वो भी तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज कर रही है ये इवेंट। जी बोलने लगता है कि हाँ देखो मैंने कहा ना वो कितना भी गुस्सा कर ले या मुझसे नाराज़ हो जाए या फिर मुझे घर से क्यों ना निकाल ले, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। घूम फिर कर उसे मेरे पास ही आना है और तो और मैं कल उसे बताऊँगा कि आखिर माफ़ी मांगना किसे बोलते हैं। आज बहुत बोल रही थी ना कि नील डाउन करके माफ़ी मांगो, कल देखना नील डाउन करवाऊंगा, वो डाउन करवाऊंगा, क्या कुछ नहीं करवा लेता मैं इससे, वो एक माफ़ी निकलवाने के लिए, और इसके बाद मैं इसे माफ़ी बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। डैड यहाँ पर उसे ख्याल रहता कि सही कहा तुमने, ये थोड़ा टाइम पहले कुछ ज़्यादा नाटक कर रही थी, एक एक कर इसकी सारी चीज़ का बदला तुम इसे ज़रूर निकाल कर रहना। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर जी ब्रेकफास्ट करने जाता है, लेकिन यहाँ पर नाश्ता तो रखा ही नहीं हुआ होता, तो वो चिल्लाकर मेड को बुलाता है और कहता है कि नाश्ता कहाँ पर है। मेड यहाँ पर बताने लगती है कि मैडम तो सुबह सुबह नाश्ता कर कर निकल गई अपने काम करने के लिए, उसके बाद तो हमें कुछ क्या ही करना होता है। जी यहाँ पर समझ जाता है कि यहाँ पर ये सब कुछ जेनी नहीं किया होगा, तो फिर मेड को वहाँ से जाने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर वो कॉल लगा लेता है जेनी को और कहता है कि कार कौन भिजवाएगा मुझे यहाँ से पिक करने के लिए। जेनी बोलते तुम्हें पिक करने के लिए मैं कार क्यों भिजवाऊँ, खुद अपनी कार बुक कर लो ना, या फिर टैक्सी से आ जाओ, आगे मैं क्यों तुम्हारे लिए कार बुक करूँ। इतना बोलकर यहाँ पर वो दूसरे कॉल पर व्यस्त हो जाती है, जहाँ पर जी को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जी आ जाता है उस इवेंट में एक टैक्सी के अंदर, जहाँ पर मिया उसे टैक्सी में देखकर बहुत एम्बैरेस फील करने लगती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर टैक्सी में क्या कर रहे हो। जी यहाँ पर बहाने सोचने लगता है और कह देता है कि एक्चुअली मेरे घर पे जो ड्राइवर है ना वो थोड़ा सा बीमार पड़ गया है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उस ओल्ड मैन को आराम करने दूँ और खुद ब खुद मैं यहाँ पर टैक्सी में आ जाऊँ, इसमें क्या ही बुराई है। दूसरी ओर वो ड्राइवर होता है जो कि जी पर चिल्ला रहा था कि कब मेरी गाड़ी से नीचे उतरोगे, मेरा एसी मेरा पेट्रोल तुम खराब कर रहे हो, जल्दी से नीचे उतरो, मुझे दूसरे क्लाइंट्स को भी अंदर बैठाना है। जी यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि उतर ही तो रहो, इतना तुम आर्ग्यू क्यों कर रहे हो मेरे साथ। ड्राइवर कहते हैं कि ठीक है पैसे दो यहाँ से निकलो, लेकिन यहाँ पर जी जैसे ही पॉकेट में अपना हाथ डालता है उसे याद आता है कि वो तो अपना फ़ोन भूल ही चुका है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ को कहने लगता है कि क्या तुम मेरे लिए पे कर दोगी, क्योंकि क्या है मैं अपना फ़ोन घर पर ही भूल चुका हूँ, मैं बहुत खाई में निकला था। मियाँ यहाँ पर शक्लें बनाने लगती है। जी बोलता है कि इतनी शक्ल क्यों बना रही हो, खाली एक टैक्सी का पेमेंट करने के लिए तो बोला है, इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकती हो, बाकी खर्चे तो मैं तुम्हारे उठाता हूँ। मियाँ बोलते कि नहीं तुम फ़ोन लेकर नहीं आए हो तो क्या पता तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए, मैं बस यही सोच रही थी। मियाँ यहाँ पर स्कैनर स्कैन तो करती है तो ड्राइवर बोलने लगता है कि कब तक पैसे ट्रांसफ़र करोगी, अभी तक पैसे मेरे पास नहीं आए हैं। एंड यहाँ पर मियाँ का जो बैलेंस है वो एकदम ज़ीरो होता है, इस वजह से पेमेंट जा ही नहीं रहा था। मियाँ यहाँ पर जी को बोलने लगते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे ऑनलाइन पेमेंट सब कुछ ब्लॉक्स क्यों हो गए। फिर बाद में यहाँ पर वो ड्राइवर बोलने लगता है कि कैश ही दे दो, अगर पैसे नहीं है तो ऑनलाइन। मियाँ कहने लगते कि मैं कैश नहीं कैरी किया करती। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने फ्रेंड को बोलती कि क्या तुम पेमेंट कर दोगी, एक्चुअली जी जो है वो फ़ोन भूल चुका है और मेरा भी डीएक्टिवेट हो गया है, तो फिर तुम पेमेंट तो कर ही सकती हो। वो कहने लगती कि वो कार से आया तो मैं पेमेंट क्यों करूँ। तो फिर यहाँ पर मियाँ से बोलती है कि मैं पेमेंट क्यों करूँगा, मतलब क्या होता है, तुम मेरी फ्रेंड हो और इतना सा पैसा तो तुम मेरे लिए दे सकती हो, मैं तुम्हें वापस से लौटा दूंगी। दोस्तों यहाँ पर उसकी फ्रेंड पेमेंट कर देती है, जहाँ पर वो ड्राइवर वहाँ पर जी को सुनाने लगता है कि पैसे तो 1 रुपये के नहीं है और भाव तो ऐसा खाता है जैसे अमीर बाप का बेटा हो। यहाँ पर जी को गुस्सा आता, लेकिन ड्राइवर इतनी ही देर में चला जाता है। जी मन ही मन बोलने लगता है कि इस जेनी की वजह से मुझे न जाने किन किन लोगों की बातों का ताना सुनना पड़ रहा है।
इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर खड़े होते हैं, तो फिर उससे कलीग बोलने लगते हैं कि क्या तुम हमें लेकर अंदर नहीं जाओगे या फिर बाहर ही खड़ा रखवाओगे। जी कहता है कि चलो हम अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद उसकी कलीग्स वो सारी चीज़ें वहाँ पर देख कर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितनी चीज़ें होती है वो बहुत लग्जरियस होती है। उसी कलीग तो बोलने लगती है कि तुम्हारे यहाँ पर एक एक चीज़ तुम्हें पता है कितनी महंगी है, यहाँ पर तो मैं एक दिन में भी इसमें से एक चीज़ ले लो तो फिर मेरा पूरा का पूरा मंथली सैलरी निकल जाए। जी मन में कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि जेनी ये सारे प्रिपरेशंस करेगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मिया के लिए। दूसरा यहाँ पर जी मिया को लेकर स्टेज पर चला जाता है और सभी के सामने अनाउंसमेंट करना चाहता है कि इस खास मौके पर आप सभी लोगों का आने के लिए बहुत स्वागत है। मैं और मिया आप सभी लोगों को यहाँ पर देख के बहुत खुश है। और बो डाउन कर वो सभी लोगों से ग्रीट करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई तालियां ही नहीं बजाता। सारे के सारे गेस्ट आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये दोनों कौन है और ये दोनों स्टेज पर क्या कर रहे हैं। लेकिन इतने टाइम में यहाँ पर जेनी और दौड़ के आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उन्हें देखकर तालियां बजाने लगते हैं। मिया यहाँ पर जेनी पर चिल्लाने लगती है। सी भी बोलता है कि इतना अच्छे से ड्रेसअप कर क्यों आई हो, ये इवेंट तो तुमने मिया के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है ना। जेनी बोलते है कि मिया के लिए? मैं क्या पागल हूँ जो मिया के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करूँगी, ये मेरा इवेंट है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जी बोलता है मतलब क्या है तुम्हारे कहने का। यहाँ पर जेनी मैनेजर को बुलाते हैं और उसे सुनाने लगती है। मैनेजर बोलता है कि सारी चीज़ें तो आपके अकॉर्डिंग हुई है, अब क्या हो गया मैडम। तो फिर वो बोलते हैं कि ये जी और इसके फ्रेंड्स ये लोग अंदर कैसे आए, ये लोग तो गेस्ट लिस्ट के अंदर थे भी नहीं। मैनेजर कहता है कि एक्चुअली मैं आपके ही फ्रेंड्स है ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें अंदर आने दे दूँ। जेनी कहते कि नहीं, मैंने तुम्हें स्ट्रिक्टली कहा था कि जो लिस्ट में है उन्हें अंदर आने देना, और ये लोग मेरे फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे उनके साथ टैग अलॉन्ग करना बंद कर दो। दूसरों यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं जो कहने लगते हैं कि आखिर तुम दोनों वापस लाने लगे। जेनी तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, रुको मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतने में यहाँ पर जेनी के डैड आ जाते हैं जो कि बोल लगते कि तुम और मेरी बेटी को सबक सिखाओगे। फिर बाद में यहाँ पर डैड उसके सभी के सामने बोलने लगते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने मेरे बेटी को पाला पोसा था, लेकिन यहाँ पर वो बीमार हो गई थी, जहाँ पर उसी दिन यहाँ से चली गई थी, और जाने से पहले उसने मुझे कहा था तुम्हारा और तुम्हारे बेटी का ख्याल रखने के लिए, इसलिए मैंने तुम दोनों को मेरे यहाँ पर रखा, जॉब दिया और सारे के सारे एक्सपेंसेस भी किए। लेकिन यहाँ पर तुम तो हम पर ही चढ़ उठे हो और हमें ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। जी यहाँ पर कुछ बोलने वाला था, लेकिन जी के डैडी उसे थप्पड़ मारकर नील डाउन कर वो अंकल से माफ़ी मांगने लगते। लेकिन यहाँ पर जेनी के डैड उसे माफ़ नहीं करते और गार्ड से कहते कि इन सभी को लो और यहाँ से चले जाओ। फिर बाद में यहाँ पर जेनी के फादर जो है वो किम की और जेनी के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ पर जेनी के डैड बोल देते कि देखो जेनी, ये सारी चीज़ें तुम्हारी हाथों में है, अगर तुम्हें किम के साथ शादी करनी है तो तुम कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जेनी यहाँ पर फ्लावर का बुके आके करती है और किम से कहती है कि अगर तुमने इस फ्लावर को एक्सेप्ट किया तो लाइफ टाइम मैं तुमसे चिपकी रहूँगी और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। इनडायरेक्टली यहाँ पर जेनी किम को प्रपोज कर रही होती है एंड किम यहाँ पर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों फिर बाद में एक दूसरे को हक करने लगते हैं। एंड इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।